ज्यादातर आजकल जो भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हम्म, जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में है, जी। लेकिन वहां तो ये भाषा का रूल हम चला ही नहीं सकते हैं। कई बार इन विषयों पे चर्चा होती है क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो कई बार अनुभव लेने के लिए, जानने के लिए मैं बात करते हैं हम लोग। तो ये देखने में आया कि मीटिंग शुरू होने से पहले तो सब कुछ सब हिंदी में हिंदी चल में रहा बात कर होता रहे है, हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो अचानक से सब एक झटके में स्विच ऑन हो जाता है कि स्विच। अंग्रेजी मोड स्विच ऑन हो जाता है। तो ये वही कुल मिलाकर के मानसिकता वाली बात आ गई है। मानसिकता वाली। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में काम चल नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक है कि अपने आप को दिखाना कि मुझे अंग्रेजी भी आती है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे दिक्कत है, नहीं तो समस्या नहीं ये है। माइंडसेट की ही बात है। जी जी, माइंड जहाँ सेट की जरूरी बात नहीं है। है वहां पे हमें दूसरी भाषाओं का प्रयोग ना बिल्कुल करके बिल्कुल हिंदी का प्रयोग करना कर चाहिए। सकते हैं हम। तो जैसे हमारे घर के बाहर की नेम प्लेट ही होती है, जी। घर में सब हिंदी जानने वाले होंगे या हमारी मातृभाषा में काम करने वाले हैं, नेम प्लेट सबकी अंग्रेजी में मिलती है बहुत सारे लोगों की। तो ये सिर्फ एक एक हमारी मानसिकता, एक आदत बन गई है हमें। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये प्रसिद्ध कविता निज भाषा की पंक्तियों को यहाँ यूज करने का उद्देश्य आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। आज की हमारी जो बातचीत होगी वो होगी श्री राजेश शर्मा जी के साथ। श्री राजेश शर्मा जी ईएसआईसी डिपार्टमेंट में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज के हेड भी हैं। इनके नाम बहुत सी उपलब्धियां हैं, तो बेटर है कि हम अपने आप बोलने के बजाय राजेश जी को खुद बोलें कि आप अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, नमस्कार, धन्यवाद। उपलब्धि कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मेरी जो यात्रा रही है पिछले 15 वर्षों के लगभग इस क्षेत्र में जाकर के, उसकी चर्चा मैं ज़रूर कर सकता हूँ। जी जरूर। बेसिकली मैं भाषा का विद्यार्थी भी नहीं रहा हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन भाग्य ने और मेरी रुचि ने इस क्षेत्र में मुझे लेकर के आई। बहुत तो बढ़िया। 15 वर्ष पहले विज्ञान का स्नातक होने के बाद सिर्फ भाषा में रुचि के कारण मैं इस क्षेत्र में आया। और 15 वर्ष से जब मैं इस ईएसआईसी के कार्य में जुड़ा, जो पहली पोस्टिंग मेरी एनसीआर दिल्ली में ही थी, गुड़गांव में रहा हूँ, उसके बाद चंडीगढ़ में रहा, उत्तर भारत का काम निगम के मेरे विभाग की तरफ से मैंने देखा, और अभी पिछले 3 वर्ष लगभग मैं दक्षिण अंचल में काम करके इसके बारे में आया हूँ। जी। इस दौरान जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों की वजह से काफ़ी जगह से पुरस्कार मिले। नराकास एक होती है नगर अभिकरण समिति, वहाँ से पुरस्कार मिले हैं, जी। मेरे विभाग की ओर से कुछ पुरस्कार मिले, और अभी हाल ही में राजभाषा विभाग, क्योंकि मेरा कार्य राजभाषा से जुड़ा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं इसके पूरे जो निर्देश आते हैं, परिपत्र आते हैं, जो सूचनाएं आती हैं, जो भी हमें मार्गदर्शन दिया राजभाषा विभाग से दिया जाता है, अभी हाल ही में पिछले वर्ष ही 50 वर्ष पूरे होने पर एक प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी। अच्छा जी। उसमें भी मुझे एक कार्य राजभाषा करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो एक छोटी सी यात्रा मेरी एक रही है। जी, छोटी यात्रा नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा है सर। धन्यवाद। और आगे की बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो एकेडमिक्स आपके रहे हैं वो आपने किस तरह किए और आप ईएसआईसी में किस तरह से आए। बेसिकली कहूँ तो मैं अपने आप को एक फेल्ड भी व्यक्ति कह सकता हूँ। अच्छा। 12वीं तक विज्ञान पढ़ा, डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर नहीं बन पाया, किसी कारण से नहीं कर पाया। अच्छा जी। उसके बाद सिविल सर्विस करने लगे, तो वहाँ पर भी अंतिम स्तर तक मैं अपनी जगह नहीं बना पाया। लेकिन क्योंकि भाषा में रुचि थी, तो शुरुआत मैंने अपने अध्यापन कार्य से की थी। मैं चंडीगढ़ प्रशासन में एक अध्यापक के तौर पर 9 साल लगभग कार्य किया। जी। इस दौरान कुछ हायर क्लासेस को भी पढ़ाने का सौभाग्य मिला, और इसी दौरान भाषा में रुचि के कारण ही जब यूपीएससी की तरफ से ये राजभाषा अधिकारी, सहायक निजी राजभाषा के पद के लिए निगम ने जब आवेदन मांगे थे, तो उसमें मेरा चयन राजभाषा अधिकारी, सहायक निजी राजभाषा के तौर पर कर्मचारी बीमा निगम में अच्छा जी। हुआ मेरा। अच्छा। तो उसके बाद ये यात्रा पूरी मेरी राजभाषा से जुड़ी हुई है, और लगभग 15 वर्ष के अनुभव से कह सकता हूँ कि यात्रा बड़ी सुखद रही है, बड़ी आनंददायक रही है, और मैंने इसका पूरा आनंद लिया है इसका कार्य का। बहुत ही बढ़िया सर। तो आज का हम बातचीत जो शुरू करेंगे वो हिंदी लैंग्वेज को लेके ही करते हैं आपसे, क्योंकि आपका ये एरिया भी है और आपको इसमें काफ़ी वर्ष भी हो चुके हैं काम करते हुए। तो सर, पहला सवाल ये करूँगा कि आपके हिसाब से जो हिंदी लैंग्वेज है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करना कितना ज़रूरी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से या इंडिया की ग्रोथ के लिए? ये बेहद ज़रूरी है। आप दुनिया भर के किसी भी देश में देखेंगे तो वहाँ का सरकारी कामकाज विशेष करके, क्योंकि सरकारी कामकाज का मतलब होता है देश की प्रगति से जुड़ा हुआ और देश के लोगों के लिए किया जाने वाला कार्य। हम्म। तो जब तक वो कार्य देश के लोगों की भाषा में नहीं होगा,
उसका प्रभाव भी उतना नहीं जा पाता है, लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएंगी, आपकी योजनाएं नहीं पहुंच पाएंगी, तो उनका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। हम्म। तो भारत सरकार ने भी, क्योंकि पूरे देश में हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा थी, जब संविधान सभा ने इस विषय पर चर्चा की, लगभग 3 दिन तक इस पर चर्चा चली थी संविधान सभा के अंदर, और 14 सितंबर 1949 को जब ये निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा, तो संविधान के अंदर ही ये प्रावधान किए गए थे कि संघ की राजभाषा, संघ का मतलब केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी, वहां पर राजभाषा के तौर पर, राजभाषा का मतलब हो गया सरकारी कामकाज की भाषा, कि सरकारी कामकाज हिंदी में ही किया जाएगा। तो अच्छा। कुछ प्रावधान संविधान के अंदर किए गए। उसके पश्चात जैसे संविधान का काम आगे बढ़ा, 1950 संविधान लागू हो गया, उसके बाद आते हुए राजभाषा अधिनियम का बनाया गया, राजभाषा नियम 1976 बनाए गए। उसके बाद समय समय पर अनेकों निर्देशों के साथ वार्षिक कार्यक्रमों का गठन करके, बना करके इस पूरे पूरे कार्य को आगे बढ़ाया जाता रहा है। तो जब तक भाषा में काम नहीं होगा, उदाहरण के लिए जब एक बैंक में कर्मचारी जाता है, या मेरे विभाग में जब एक हमारा बीमाकृत व्यक्ति जो ईएसआईसी में कवर्ड है, जब वो आता है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर उसको उसकी भाषा में, विशेषकर अगर हम हिंदी की बात करें, जब हमारे आवेदन, हमारी सूचनाएं अगर हिंदी में नहीं है, तो उनके लिए समझने में बड़ी कठिनाई होती है। अच्छा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य जो लक्षित समूह है, वो कम आय ग्रुप वाला होता है, बेसिकली लेबर क्लास में इसको कह सकते जी। हैं। तो उनके लिए अंग्रेजी उतनी सहज नहीं होती है। तो अंग्रेजी में दी गई सूचनाएं, जानकारियां, या अगर उनको हम कोई भरने के लिए कोई प्रोफार्मा भी देते हैं, तो अगर वो हिंदी में नहीं होता, उसके बड़ा असहज स्थिति होती है, जिस कारण वो लाभ लेने से भी कई बार हिचक जाते हैं या वंचित भी रह जाते हैं। तो अपनी भाषा में काम करना, सरकारी कामकाज विशेषकर करना, उनका योजनाओं का प्रचार करना, पैम्फलेट्स बनाना, ये बेहद ही आवश्यक है। तो ये तो आपने बताया कि ईएसआईसी के कॉन्टेक्स्ट में ये भाषा का एक यूज आम आदमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, बाकी गवर्नमेंट सिस्टम में भी आम आदमी को इससे कैसे फायदा मिल सकता है? बिल्कुल है सर। हमारे भारत सरकार का विशेषकर अगर बात करें, या राज्य सरकारों की जब बात करते हैं, तो हिंदी भाषी राज्य है, तो वहाँ पर हिंदी में ही सारी, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ये सारी सूचनाएं हमारी हिंदी में होती हैं। दक्षिण भारतीय हिंदीतर भाषी राज्यों की बात करें, चाहे पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, या महाराष्ट्र है, या पंजाब है, तो वहाँ के जनसाधारण के बीच में जो सूचनाएं हैं वो उनकी भाषा में। तो आज के दिन राजभाषा विभाग केवल हिंदी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो उनकी अपनी भाषाओं में काम करने कह रहा है। तो जब वो भाषा में, उनकी भाषा में कार्य होता है, चाहे किसी विभाग का कार्य होता है, जैसे मैंने बैंकिंग का उदाहरण दिया, तो बैंक में भी अगर आपको एक पैसा निकालने का फॉर्म भी भरना होता है, तो हिंदीतर भाषी राज्यों में फॉर्म भी आपको 3 भाषाओं में मिलेगा, ताकि भरने वाले को पता हो कि वो कौन से कॉलम्स को क्या सूचना देनी है। तो एक लैंग्वेज उनकी रीजनल, फिर हिंदी, जी फिर जी इंग्लिश। जी जी। तो सामान्यतः जिस राज्य में हमारा ये केंद्र का कार्यालय होगा, या बैंक होगा, या कोई भी स्थापना होगी, चाहे वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, किसी भी विभाग का है, तो वहां पर उस राज्य की राजभाषा, यानी उस राज्य ने जिस भाषा को अपनाया है, जिसमें सरकारी कामकाज कर रही है, उसको पहली प्राथमिकता, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी विभागों में समान रूप से रहता है। हमारे अभी पिछले जब 50 वर्ष का कार्यक्रम अभी हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था, तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी ये घोषणा भी की थी कि गृह मंत्रालय का अधिकतम कामकाज हिंदी में हो रहा है। उन्होंने आह्वान भी किया था कि हिंदीतर भाषी राज्य भी अगर गृह मंत्रालय से पत्राचार हिंदी में करें, या उनकी अपनी भाषा में करें। जैसे मैं तमिलनाडु रहा हूं, तो अगर तमिलनाडु सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय को पत्राचार तमिल में आता है, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि गृह मंत्रालय की ओर से भी उनको तमिल में भी जवाब दिया जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पर भारत सरकार के सिर्फ भाषा के लिए, एक भाषा के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि सभी भाषाओं का समन्वय करके काम कर रही है। तो राजभाषा मतलब रीजनल लैंग्वेजेस से भी है? जी जी। राजभाषा के 2 हिस्से आप मान सकते हैं। एक जब हम कहते हैं संघ की राजभाषा, तो वहां पर हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं जी। और जब हम कहते हैं राज्यों की राजभाषा, तो प्रत्येक राज्य को अनुच्छेद 345 जो हमारा है, उसने हर राज्य को अपने राज्य में बोले जाने वाली भाषा या भाषाओं में से किसी एक से ज्यादा भाषाओं को भी उस राज्य के कामकाज को करने के लिए राजभाषा के रूप में चयन करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, जो कि शायद आजादी से पहले नहीं थी। आजादी से पहले क्योंकि हम अधीन थे, तो जो भाषा रूलर की थी, यानी कि अंग्रेजी भाषा थी, वो सभी राज्यों में सरकारी कामकाज में प्रयोग होती। लेकिन आजादी के बाद जब संविधान बना, तो उसी ने हमें अधिकार भी दिया कि हर राज्य अपनी भाषा में सरकारी कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन वही केंद्र सरकार जब कार्यालय किसी राज्य में काम कर रहा है, तो वहां पर जो सरकारी कामकाज होगा वो हिंदी में दिया जाएगा, तो वहां पर राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। सर, हिंदी और इंग्लिश के बीच में बैलेंस करना या बाइलिंगुअल सिस्टम इंडिया के पर्सपेक्टिव से कितना जरूरी है, आप कुछ इस पे एक्सप्लेन कर पाएंगे? जी, बेसिकली मैं अगर कहूँ तो हिंदी में काम करना ज़्यादा बेहतर है, परंतु संविधान ने भी कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो कि जन सामान्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज़ादी से पहले सब कुछ अंग्रेजी में चल रहा था।
अंग्रेजी को महत्व भी काफी दिया गया है। स्कूलों के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी पर कम जोर दिया जाता है, अंग्रेजी एक अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, खासकर हिंदी तरभाषी राज्यों में। कुछ राज्यों ने हिंदी को 8वीं तक 10वीं तक की पढ़ाई में शामिल किया, लेकिन अंग्रेजी अनिवार्यतः पूरे कोर्स में चलती है। तो वहाँ जन सामान्य को जोड़े रखने के लिए, उनकी सूचनाओं को एक अधिक रूप में विस्तारित देने के लिए कुछ चीजें ऐसी, जैसे आप अगर किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे, किसी भी देश के किसी भी कोने में, मेरे विभाग की बात करें, ईपीएफ की बात करें, तो वहां पर जो साइन बोर्ड जब सबसे बाहर आप देखते हैं, तो अगर वो हिंदी भाषी राज्य में है तो पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होगा। नेम प्लेट हिंदी अंग्रेजी में होगी। रबड़ स्टैम्प जो आपको मोहर लगा के अधिकारियों के हस्ताक्षर मिलते हैं वो 2 भाषाओं में होते हैं। लेकिन यही चीजें जब हिंदीतर भाषी राज्यों में होती हैं तो वहां के साइन बोर्ड पर केंद्र सरकार कार्यालयों का नाम भी आपको पहले उस राज्य की राजभाषा में, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में देखने को मिलेगा। अच्छा। यहाँ तक कि जब आप हाईवे पर जाते हो तो जिस राज्य के हाईवे से आप गुजर रहे होते हो, उस राज्य के हाईवे पर भी आप देखोगे वहां की राजभाषा फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी में आपको सारे साइन बोर्ड्स मिलेंगे, दिशा सूचक मिलेंगे। तो इस नजरिए से बहुत सारी चीजों के मामले में अंग्रेजी को भी पर्याप्त स्थान दिया गया। ऐसा नहीं कि उससे विरोध रखा गया है, लेकिन जहां जरूरत है वहां अंग्रेजी का प्रयोग भी कीजिए, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पर प्राथमिकता हिंदी को या उस राज्य की राजभाषा को ही देने की आवश्यकता होती है। जब राजभाषा दिन 1963 बनाया गया तो उसमें भी एक धारा 3(3) जो सबसे ज्यादा प्रचलित, सरकारी कर्मचारी सब जानते हैं इस बात को, जब भी बात करते हैं तो उसमें धारा 3(3) को सबसे ज्यादा लेकर चर्चा होती है। 3(3) धारा 3(3) है राजभाषा दिन 1963 की धारा 3 की उपधारा 3। अच्छा जी। उसमें 14 तरह के ऐसे दस्तावेज भी निर्धारित कर दिए कि जहां पर सिर्फ हिंदी में करना भी उल्लंघन माना जाता है। अच्छा। वहां पर हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी अनुवाद में होना या अंग्रेजी रूप में जारी करना भी अनिवार्य है। विशेषकर वो सारे दस्तावेज यहाँ पर चयनित किए गए जैसे सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, रिपोर्टें जो कि संसद में रखी जानी है या कार्यालय के बाहर जानी है, कोई टेंडर डॉक्यूमेंट आपने जारी करना है, कोई प्रेस रिलीज, प्रेस नोट जारी करना है, इस तरह की चीजें, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, तो इन सभी के सभी को बाइलिंगुअल करने की अनिवार्यता है। तो भारत सरकार ने भी जहां आवश्यकता है वहां पर अंग्रेजी और हिंदी के बीच में समन्वय को बनाए रखा है। वेरी नाइस। ये तो आपने बता दिया सर कि हिंदी में इंफॉर्मेशन मिलने से आम आदमी को कैसे फायदा होता है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी है जी, ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक लिमिटेड है या माइंडसेट का चेंज होना भी बहुत जरूरी है? ये कितना जरूरी समझते हैं आप? माइंडसेट का चेंज होना तो बहुत ही जरूरी है। जैसे सामान्य तौर पर हम देखेंगे कि बहुत सारे मंचों पर, खासकर कहीं पे चर्चाएं हो रही हैं, कहीं संगोष्ठी हो रही है, कहीं भाषण देना है, तो हिंदी तर भाषी के साथ साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो ऐसी चर्चाएं होती हैं तो मैंने देखा है कि अच्छे से खासे व्यक्ति जो कि माइक ऑन होने से पहले हिंदी में बात कर रहे होते हैं, अचानक उनकी भाषा अंग्रेजी बन जाती है। तो ये माइंडसेट की दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि उनके श्रोता या उनके साथ जो पैनल में लोग बैठे हो हिंदी नहीं जानते हैं। सामान्यतः देश में लगभग, मैं सबकी नहीं कहूंगा, कुछ जगह कठिनाई है। दक्षिण भारत में कार्य का अनुभव भी रहा है कि कुछ जगह पर क्योंकि हिंदी पढ़ाई ही नहीं जाती है तो वहां पर उनको हिंदी समझने में कठिनाई हो सकती है। वहां पर आप अंग्रेजी का प्रयोग कीजिए जहां आवश्यकता है, लेकिन वहां पर जहां आपका पूरा श्रोतागण हिंदी जानता है, जहां आपके पैनलिस्ट हिंदी जानते हैं, आपका मंच संचालक हिंदी जानता है, वहां पर भी अंग्रेजी का प्रयोग सिर्फ इसलिए करना कि हम बुद्धिमत्ता ज्यादा हमारी झलकेगी, वो माइंडसेट बदलना बेहद जरूरी है। और भारत सरकार में इस स्तर पर एक उच्चतर स्तर से अगर हम बात करें, आज के दिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अनेक मंत्री जब भाषण दे रहे होते संसद में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जब उनके आप देखते हैं तो उन्होंने अपनी भाषा को पूरी तरह प्राथमिकता दी है। अब वो संकोच खत्म होता जा रहा है, तो ये संकोच जब उच्चतर स्तर से प्रारंभ होता है तो निश्चित तौर पर नीचे तक भी ये देखने को मिलता है। और अभी जैसे मैं बार बार मैं दक्षिण भारत की बात करता हूँ क्योंकि मैं 3 साल वहां रहा हूँ, वहां का जो अनुभव है, तो मैंने देखा दक्षिण भारत में भी अनेक ऐसे लोग हैं जो मूलतः वहीं के रहने वाले हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी के अलावा कोई और है, लेकिन मंच पर बड़े गर्व से वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। अभी जिस पिछले सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे वो तमिलनाडु के 2 बड़े ही हिंदी के विद्वान जिन्होंने बहुत सेवा की है, उनको मंच पर सम्मानित किया गया, उनको मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। तमिलनाडु के हिंदी के विद्वान? जी, तमिलनाडु से नई चीज सुनने को मिली, बहुत जी अच्छी। जी, बहुत वहां पर आपको विद्वान मिलेंगे जिनको शायद आप उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन भारत सरकार ऐसे ऐसे लोगों को भी सामने लाने का कार्य भी आज के दिन कर रही है और उन्होंने दिल से उस हिंदी को जिया दी है। हिंदी को जीने का मतलब ये नहीं कि उनको अपनी भाषा से नहीं, वो लोग दोनों भाषाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि देश को जोड़ने के लिए हिंदी की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी अपनी भाषा को सहेज कर रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो आपके हिसाब से स्कूल्स और कॉलेजेस का हिंदी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल यूज करने में कितना बड़ा रोल है?
बहुत ही जो योगदान इसका रहता है, क्योंकि बेसिकली हर बच्चे की शुरुआत जो होती है वो स्कूल से ही होती है। हम्म, और जब से अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों का वर्चस्व बढ़ा है, वैसे तो जब हम्म, हम कभी छोटे थे तब भी बढ़ गया था, हम्म, फिर भी उस समय पर प्राइवेट स्कूल कम थे या उसमें कम थे। अंग्रेजी का प्रभाव उतना नहीं था। लेकिन जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे तो ये भी सुनने में आता था कभी कभी कि अंग्रेजी ना बोलने पर स्कूल के अंदर उसके ऊपर फाइन लगते थे। तो ये एक समझने की जरूरत है कि ठीक है, जहां आवश्यकता है, आपको प्रोफेशनलिज्म करना है, कहीं आपको आईटी सेक्टर में काम करना है, कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, वहां पर जहां अंग्रेजी की जितनी किसी भी अन्य भाषा की जरूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए जब कोई घूमने टूरिस्ट आते हैं, हम्म, तो जब जर्मन टूरिस्ट आते हैं तो जर्मन गाइड की डिमांड करते हैं। बिल्कुल। कोई कोरिया से आएगा तो कोरियन गाइड की मांग हम्म, करेंगे। तो उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमारे अनेक जो लोग हैं वो कोरियन, जर्मन, जापानी भाषा सीखते हैं। हम्म, वो उनकी आवश्यकता है। बिल्कुल। लेकिन उस भाषा के साथ केवल अंग्रेजी के भाषा इसलिए जुड़ जाना कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो स्कूली स्तर पर ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा है, वो अगर हिंदी है तो हिंदी, हम्म, कोई भी और अन्य भाषा है तो उस भाषा में उनको बोलने की, सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंग्रेजी को उसी विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जैसे कि हम किसी और अन्य विषय को हम पढ़ा रहे होते हैं। उसको इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए कि बच्चों अपनी मातृभाषा या राजभाषा, राजभाषा नहीं कहूंगा यहाँ पर, या हिंदी में बोलने में संकोच पैदा करने लग जाए। तो जी, वहां पर अध्यापन का, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान वहां पर आ जाता है। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी ऐप्स हैं या जितने भी पोर्टल्स हैं, जी। इसमें हिंदी का यूज बढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ाने से एक्सक्लूसिविटी या इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम? लगभग आज के दिन वैसे आप देखेंगे तो जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, अगर आप अब से 10 से 15 या 20 साल पुरानी बात अब करेंगे, तो उस समय पे यहाँ तक कि कंप्यूटर पर भी, जब मैंने कंप्यूटर सीखा था तो मैं जानता हूँ कि फ्लॉपी का ज़माना होता था। हिंदी में कुछ टाइप किया या किसी भी अन्य विदेशी भाषा में भी बात करो, अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा जब हम काम करते थे, तो क्योंकि कंप्यूटर मूलतः अंग्रेजी में बना था, अंग्रेजी का मतलब कि है तो लैंग्वेज तो उसकी बाइनरी लैंग्वेज ही है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर सिर्फ अंग्रेजी भाषा से संबंधित सूचनाएं थी, सॉफ्टवेयर थे, हम्म, तो किसी भी अन्य भाषा, चाहे वो भारतीय भाषाएं थी, हिंदी समेत, या विदेशी भाषाएं भी थी जो अंग्रेजी को छोड़कर, हम्म, उनमें काम करना उतना सहज नहीं था। यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब हिंदी में कुछ टाइप करके हम भेजते थे तो हमें फ्लॉपी के अंदर, बाद में सीडी का जमाना आया, डीवीडी का आया, फिर पेन ड्राइव का आया, तो क्लाउड पे चल रही है, तो हिंदी में कोई फाइल टाइप करके उसका फ़ॉन्ट भी साथ में हम अपलोड करके भेजते थे फ्लॉपी के साथ में, कि सामने वाला जब उसको पढ़ेगा अपने कंप्यूटर पर, तो उस फ़ॉन्ट को पहले डाउनलोड करता था, फिर उस फ़ॉन्ट में वो उसको पढ़ पाता, नहीं तो जंक लैंग्वेज बन जाती थी। हम्म, और यही बहुत सारी वेबसाइट के साथ भी होता था। लेकिन अब धीरे-धीरे करके उसका यूनिकोड का प्रभाव आया, अनेक तरह के कीबोर्ड आए, टाइपिंग की सुविधाएँ आ गई हैं। तो उसके बाद ये समस्या धीरे-धीरे करके अब लगभग खत्म हो चुकी है। आज आप जिस भाषा में चाहें, उस भाषा में अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल डिवाइस, अपनी एप्लीकेशन को प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला चीज़ है आज के दिन। बिल्कुल। व्हाट्सएप में बड़े आराम से हिंदी में या किसी भी भारतीय भाषा में टाइप कर सकते हैं, किसी विदेशी भाषा में टाइप कर सकते हैं। अनुवाद टूल की बात करते हैं तो जब आप गूगल ट्रांसलेट से लेकर के आजकल भाषिणी आ गया है, हम्म, भाषिणी में हमारी लगभग 10-12 भारतीय भाषाओं के लिए सुविधा आ गई है। एक भाषा में बोलिए, वो अपने आप दूसरी भाषा में आपको अनुवाद करके दे देता है, केवल बोलने मात्र से ही। टाइप करके अनुवाद करना चाहते हैं वो आ सकता है। तो तकनीक ने भाषा को रोका नहीं बल्कि बढ़ाया है। मुझे एक मोबाइल खरीदना है, अगर वो मोबाइल मेरी भाषा में काम नहीं कर रहा है, तो उस मोबाइल को प्रयोग करने के लिए तो केवल अंग्रेजी नहीं सीखूंगा, तो बिल्कुल। स्वाभाविक तौर पर उस मोबाइल को नहीं खरीदूंगा। तो ये जो व्यावसायिकता है कि बेचने की जो जरूरत है, उस जरूरत ने भी इस समस्या का बहुत हद तक निदान किया है। निदान किया। कि मुझे अगर कोई टेक्निकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचना है, तो जब तक वो मेरी भाषा में नहीं होगा, जब तक मैं उसमें सहज नहीं होगा उसको प्रयोग करने में, तब तक मेरे लिए वो उतना लाभकारी नहीं हो सकता है। तो आज के दिन तकनीकी में जितना भी देखेंगे, यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी जितने टूल डेवलप किए हैं, सरकारी कामकाज के लिए ज़्यादा प्रयोग है, लेकिन व्यवहारिक में भी आता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, तमिलनाडु में जब मैं पोस्टेड रहा हूँ तो वहाँ पर एक बार एक ड्राइवर जब मुझे मिला, तो उस ड्राइवर को सिर्फ तमिल आती थी और मुझे केवल हिंदी और अंग्रेजी आती थी। उसको ना अंग्रेजी आती थी ना हिंदी आती थी। तो एप्लीकेशन है गूगल का ट्रांसलेट ऐप में कन्वर्सेशन का ऑप्शन आता है, मैंने वहां पर दो चीजों को चुना, एक तरफ हिंदी चुना और दूसरी तरफ तमिल चुन लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कन्वर्सेशन मोबाइल मोब ऐप करके, मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसको तमिल में बोलकर सुना रहा है। वो जब तमिल में जवाब दे रहा है तो वो मुझे हिंदी में उसकी बात सुना रहा है। और लगभग 45 मिनट के सफर में हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत का पूरा आनंद लिया है, जानकारी ली है उस जगह के बारे में, सूचनाएं ली हैं। तो बड़ा आसान हो गया है। तो तकनीक ने भाषाओं के बीच में दरार नहीं पैदा की, बल्कि उस दरार को पाटने का काम किया है। बहुत बढ़िया सर।
इससे ये भी पता चलता है कि आज के युग में तो तकनीक इतना सहायता हमारी करती है, जी लेकिन आज से 25 साल 30 साल पहले की अगर मैं सिनेरियो को देखूं, जी आज से 30 साल पहले अगर आप कहीं साउथ इंडिया में किसी भी रीजन में आप गए होते और वहां पे जी, किसी टैक्सी वाले से आपसे बात करनी होती तो कितना टफ रहता होगा उस टाइम। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। तो सर एक और बड़ा वेग सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे हम जैसे बातचीत कर रहे हैं, बड़ी इजी जो लैंग्वेज जिसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन या खड़ी बोली या जी। बोलचाल की भाषा, तो ऐसी भाषा को भी हम क्या ऑफिशियल उसमें यूज कर सकते हैं कहीं? देखिए ऑफ़िशियल कामकाज में 2 तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। एक होते हैं तकनीकी शब्द जी और दूसरे होते हैं जो सामान्य शब्दावली है। जब मैं एक नोटिंग लिख रहे होते हैं हम लोग, तो जैसे एक शब्द है बहुत सरल जो सब लोग जानते हैं सैंक्शन। जी। तो सैंक्शन का जो तकनीकी शब्द जो सरकारी कामकाज में होता है वो है मंजूरी देना, मंजूरी देना। या उसको और तकनीकी शब्द में अगर जाए तो संस्वीकृति देना, स्वीकृति देना होता है। स्वीकृति। लेकिन नोटिंग में अगर मंजूरी के लिए भी शब्द प्रयोग कर दे स्वीकृति की जगह पर तो भी काम चलेगा। काम चल किसी जाएगा। किसी को कम आता है तो उसको मंजूरी की जगह उसको अनुमति देने के लिए भी लिख देते तो भी मतलब हमारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन जब पर्टिकुलर तकनीकी शब्द का ही प्रयोग जहां पर करना होगा, जैसे मेरे विभाग की बात करूं, यहाँ पर एक शब्द है बेनिफिट। जी। तो अगर बेनिफिट का मैं आपसे अर्थ पूछूं या किसी से पूछूंगा, हमारे श्रोता भी अगर लाभ या देखेंगे, फायदा। लाभ या फायदा। हम्म लेकिन ईएसआईसी में जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो लाभ या फायदा नहीं होता, यानी कि हम फेवर नहीं दे रहे हैं किसी को। हम्म। वो ईएसआईसी को एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन के बदले में हमें उनको बेनिफिट देना हमारी जिम्मेदारी है और उनका जी अधिकार जी है। जी। तो वहां पर हम उसको लाभ शब्द नहीं प्रयोग करते, हम उसको हितलाभ करते हैं। हित लाभ। तो वहां पर अगर हम हितलाभ की जगह अपनी नोटिंग में पत्राचार में अगर लाभ शब्द प्रयोग करेंगे तो वो गलत होगा। अन्यथा आप पूरी नोटिंग में अपने सरल शब्दों का प्रयोग कीजिए जो साधारण कर दिया। यहाँ तक कि भारत सरकार अब तो ये भी कहती है कि आपको जल्दी है काम निपटाने की, काम करने की, और आपको अचानक से तकनीकी शब्द याद नहीं आ रहा हिंदी में, तो शब्द को देवनागरी में लिख दीजिए। हमारी राजभाषा नीति भी यही कहती है कि भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए। हम्म। हाँ, आगे के लिए आप उसको सरल कर सकते हैं। तो सरलीकरण या सरल भाषा का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जहां तकनीकी शब्द होगा वहां पर हमें तकनीकी शब्द भी लिखना है। ओके। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट की बात करें, इसको ड्राफ्ट ही लिखना पड़ेगा। ड्राफ्ट की जगह डिमांड ड्राफ्ट के लिए डिमांड मसौदा नहीं कर सकते। जी जी तो वहां पर वो अंतर होगा। लेकिन अगर आप एक लेटर का मसौदा बना रहे, ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो वो ड्राफ्ट को मसौदा कह सकते हैं। वो लेकिन कैसे? डिमांड ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट ही कहना ड्राफ्ट ही पड़ेगा, बोलना मांग पड़ेगा। पत्र ही कहना पड़ेगा, उस तरह का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो जहां तकनीकी शब्द नहीं है, पारिभाषिक शब्द है, वहां पर बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिए, कोई कठिनाई नहीं जी। अच्छा सर, जैसे आप इस भाषा को हेड कर रहे हैं, इस विभाग को हेड कर रहे हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट कराना अपने जितने भी है। जी ऑफिशियल्स हैं, उनके उनके जो सब विभाग होते हैं जिसको हम बोलेंगे, मैं प्रॉपर वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे, जी जी। सब डिपार्टमेंट्स जितने बोलेंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, या देख बिल्कुल चैलेंजेस नहीं जी आते जी, हैं? एक तो ये कि सर मैं हेड नहीं कर रहा हूँ, हेड मेरे से ऊपर बहुत सारे हैं। जी। मैं तो एक सामान्य सा कर्मचारी ही हूँ। अच्छा जी। हम इसको 3 शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो हम इसको बोलते हैं टीटीआई, ट्रांसलेशन, ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन। टीटीआई। हाँ, तो एक पोर्शन, इसके जो 3 हिस्से हमारे मार्केट सामान्य अगर जनरल में हम डिफरेंशिएशन करें, तो एक होता है ट्रांसलेशन, कि जब भी कोई दस्तावेज बनते हैं, खास तौर से हमारा लक्षित ग्रुप कौन सा है जिसको हम दस्तावेज भेज रहे हैं, कोई पैम्फलेट है, प्रचार सामग्री बना रहे हैं, या मान लीजिए कर्नाटक के किसी कार्यालय को कर्नाटक सरकार से पत्राचार करना है, नॉर्थ ईस्ट की किसी सरकार से पत्राचार करना है, तो वहां पर हमें अनुवाद की आवश्यकता ही पड़ती है। तो एक पोर्शन हो गया कि जहां जरूरत है वहां पर हमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का अनुवाद करके भी भेजना होता है। चाहे नेम प्लेट की बातें करना हो गया, तो वहां पर अनुवाद एक पोर्शन हो गया। दूसरी चीज आती है ट्रेनिंग वाला पोर्शन। तो ट्रेनिंग की जिन लोगों को हिंदी में काम या हिंदी भाषा नहीं आती, पहले उनको हिंदी सिखाने की जिम्मेदारी होती है। फिर जब उनको भाषा आ गई है तो उनको भाषा में काम करने के लिए प्रशिक्षण अलग से देना होता है। जैसे कंप्यूटर का जमाना है, सारा काम आईटी लेवल हो गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का हो गया है। तो ऐसे में जब कंप्यूटर पर काम करेंगे तो अगर वो हिंदी में टाइपिंग नहीं कर सकते हैं तो वो हिंदी में काम करना, भाषा आने के बावजूद वो नहीं कर पाएंगे। जी। तो इसके लिए आप हमारा एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स अलग अलग रहते हैं, तो ट्रेनिंग देना भी एक काम होता है। और तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, कि जितने भारत सरकार ने नियम बनाए हैं उन नियमों के हिसाब से सरकारी कामकाज न्यूनतम उतनी प्रतिशतता में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए सर्कुलर जारी करने हैं, उसके लिए आदेश जारी करने हैं। जहां पत्र हिंदी में जाना है उसको हिंदी में ही देना है। अगर आप भारत सरकार के किसी कार्यालय को हिंदी में पत्र लिखेंगे या अंग्रेजी में लेके हिंदी में साइन करके भी अगर आप भेजेंगे तो आपको उसका उत्तर हिंदी में ही मिलेगा। ये जी। भी एक नियम है। अच्छा जी। तो इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी हम लोगों की एक जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आपने बोला कि जिस लैंग्वेज में अगर आपने
किसी को एड्रेस किया या कोई लेटर लिख के दिया और साइन आपने अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में किए तो आपको आंसर उसी लैंग्वेज में मिलेगा जिसमें साइन नहीं, किए। उसमें नहीं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आपने हिंदी, क्योंकि राजभाषा हिंदी है, जी। तो अगर आप हिंदी में हस्ताक्षर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है क्या कि आप आपको हिंदी हिंदी जानते हैं? जानते हैं आप। जी तो जी। फिर आपको जवाब हिंदी में ही भारत सरकार देगी, और हिंदी में अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये भी नियम का एक उल्लंघन होता है। ये उल्लंघन है। जी, तो ये निगरानी करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि जहां नियम बना हुआ उस नियम का, जैसे आप ट्रैफिक लाइट पर जाते हैं तो लाल बत्ती क्रॉस करना एक उल्लंघन है, उल्लंघन वायलेशन है। है, चालान हो जाएगा। जी। तो राजभाषा कानून में चालान का सामान्यतः हम नहीं प्रयोग करते हैं, दंड का प्रावधान नहीं है, प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार 3 शब्द चलते हैं। जी। लेकिन नियम के लिए अब उसके पीछे भी, अब जब हम जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं हमारे यहाँ पर, या भारत सरकार की संसदीय माननीय समिति जब निरीक्षण करती है तो उसके पीछे कारण भी देखना होता है कि ये जवाब नहीं दे पाए तो क्या इनको हिंदी आती नहीं थी तो सिखानी पड़ेगी, टाइपिंग हिंदी नहीं आती थी तो उसके लिए अनेक टूल आ गए हैं आज के दिन। फोनेटिक टाइपिंग अंग्रेजी में टाइप कीजिए और वो हिंदी में हो जाएगा। पत्र लिखना तो PATR करेंगे तो भी आपका हिंदी में देवनागरी में पत्र लिखा हुआ आ जाएगा, वो एक टूल आ गया है। आप अंग्रेजी में सेंटेंस बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जा करके भी एक सीधा ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट का गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो। भारत सरकार ने भाषणी डेवलप किया है, अनुवादिनी का विकास किया है, कंठस्थ 2.0 जिसको अभी भारती के नाम से दोबारा से रिलॉन्च किया गया है। तो ये सारे के सारे अनुवाद के टूल हमारे पास आ गए हैं। वॉइस टाइपिंग आ गई है, जैसे आप व्हाट्सएप पर मोबाइल पर आप बटन दबाते हैं और आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, या आपके बहुत सारे गूगल का कीबोर्ड आता है, या बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड है कि आप बटन दबाइए, आप जो बोलेंगे वो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे टूल्स भारत सरकार ने, या दूसरे भी हमारे जो प्राइवेट कंपनियां भी हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अनेकों कंपनियां हैं, उन्होंने भी इसको डेवलप किया। IIT हमारी इस भाषा के काम में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इन सब टूल का प्रयोग करके भी हम उसको काम करते होते हैं। तो सरल काम, आसानी से काम करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो सर जैसे आजकल सरकारी विभाग का तो एक एक बात हो गई उसकी, लेकिन ज्यादातर आजकल जो भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में है। जी। मैक्सिमम आप बोलेंगे अगर इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन वहां तो ये भाषा का रूल हम चला ही नहीं सकते हैं क्योंकि जितनी भी MNCs हैं या जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो इंडियन भी हो, जी, वहां पे अंग्रेजी का यूज ही होता है। मैक्सिमम 99% अंग्रेजी यूज होती है। जी जी। उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे जी आप? जी, कुछ सजेशन या कुछ मेरे विचार काफी आपके? सारे मित्र हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और कई बार इन विषयों पे चर्चा होती है क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, तो कई बार अनुभव लेने के लिए, जानने के लिए मैं बात करते हैं हम लोग। तो ये देखने में आया कि वही वाली जो आपने कहा, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मीटिंग शुरू होने से पहले तक सब कुछ हिंदी में चल रहा होता है, लेकिन जैसे मीटिंग शुरू होती है तो अचानक से सब एक झटके में स्विच ऑन हो जाता है कि अंग्रेजी मोड स्विच ऑन हो जाता है। तो ये वही कुल मिलाकर के मानसिकता वाली बात आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कामकाज हिंदी में हो नहीं सकता है। आज के दिन तो आप जीमेल पर भी जाते हो तो आपके पास सीधा वहां पर एक ऑप्शन आ जाता है कि आप सीधा, आपका अंग्रेजी से हिंदी टाइप होनी शुरू हो जाती है, आपका अंग्रेजी में लिखा कंटेंट हिंदी में हो जाता है। भारत सरकार का NIC के अंदर जो ईमेल अभी आगे सरकारी में भी कर बात करूं तो वहां पर इतनी सुविधा होगी कि अगर मैंने अंग्रेजी में भी मेल भेजी है, जोहो पे जो शिफ्ट हुआ है अभी, तो वहां पर अगर मैं एक बटन दबाऊंगा तो मेरी अंग्रेजी की मेल अपने आप हिंदी में कंटेंट मेरे सामने नजर आ जाएगा जिसको मिला है। तो इतनी सुविधाएं होने के बाद भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंडसेट की दिक्कत है। अपने आप को बुद्धिजीवी दिखाने के लिए जो अंग्रेजी का प्रभाव, उसकी तरफ ज्यादा हमारा झुकाव जा रहा है, वरना मुझे लगता है आवश्यकता उतरी नहीं है। जब हम हिंदी बोल सकते हैं तो स्वाभाविक तौर पर लिख भी सकते हैं। तो ये माइंडसेट वाली बात है और कुछ नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियों के अभी बदलाव आया पिछले कुछ सालों में, बहुत सारे हमारे जो CEO और लोग हैं, लोग हिंदी में बात करते हैं। शार्क टैंक इंडिया देखेंगे, उसमें कितने सारे एम्प्लॉयर्स हैं जी, उसकी सक्सेस पीछे भी तो हिंदी ही है। बिल्कुल। तो वहां पर तो सारी की सारी लोग अपनी पिच भी वहां पर हिंदी में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में काम चल नहीं सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक है कि अपने आप को दिखाना कि मुझे अंग्रेजी भी आती है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे दिक्कत है, नहीं तो समस्या नहीं है। जब आप खास तौर से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ की मूल भाषा हिंदी नहीं है, वहां पर आप देखेंगे, आप किसी दुकान में जाकर के, किसी रेस्टोरेंट जाकर के खाना मांगेंगे, आप अपना ऑर्डर करना चाहते हैं, भले ही मेन्यू कार्ड आपके सामने अंग्रेजी में आएगा, लेकिन ऑर्डर हिंदी में करते हैं। लेकिन ऑर्डर लेने वाला जो है वो हिंदी आसानी से समझ जाएगा। आप दुकान कर जाकर अगर आप शैम्पू भी लेना चाहते हैं तो आप उसको, जब शैम्पू हिंदी में आप उससे बात करके, कोई आटा लेना है, दाल लेनी है, तेल लेना है, तो आप जब हिंदी बात करो आपको हिंदी जानने वाला मिल जाता है। तो जब वहां काम चल सकता है तो लगभग हर जगह काम चल सकता है। मुझे लगता है कि अनिवार्यता नहीं है कि अंग्रेजी में ही काम किया जाए, सिर्फ वही है कि एक हमारा अपने आप को सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल।
ये माइंडसेट की ही बात है। जी जी, जहाँ माइंडसेट की जरूरी बात नहीं है। है वहां पे हमें दूसरी भाषाओं का प्रयोग ना बिल्कुल करके बिल्कुल हिंदी का प्रयोग करना कर चाहिए। सकते हैं हम। जैसे अगर उदाहरण आपकी के लिए मैं बीच में टोक दिया आपको, सॉरी। जी जी तो जैसे हमारे घर के बाहर की नेम प्लेट ही होती है, जी घर में सब हिंदी जानने वाले होंगे या हमारी मातृभाषा में काम करने वाले हैं। इवन दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर भारत या हिंदीतर भाषी पंजाब लगा लीजिए, महाराष्ट्र लगा लीजिए, या जिस भी राज्य में आप चले जी, जाइए, उत्तर प्रदेश हरियाणा सब लोग आपस में हिंदी में हिंदी बात में करें। बात सारा करते आपका अड़ोस पड़ोस हिंदी आपकी मातृभाषा में बात करने वाला है। पंजाब में पंजाबी जानने वाले लोग हैं, केरल में मलयालम जानने वाले लोग हैं। लेकिन क्योंकि मुझे घूमने का शौक भी है और मेरे इन चीज़ों में मेरा ध्यान जाता है, तो मैंने देखा है कि वहां पर भी नेम प्लेट सबकी अंग्रेजी में मिलती है, बहुत सारे लोगों की। तो ये सिर्फ एक एक हमारी मानसिकता, एक आदत बन गई है हमें कि कुछ चीजें अंग्रेजी में ही अच्छी लगेंगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। जबकि मेरा अपना मानना है कि व्हाट्सएप पर आपको जब मैसेज आते हैं, तो मुझे नहीं पता कि सबके लिए, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से व्यक्तिगत तौर पर अनुभव भी लिया, तो कहते हैं जब नहीं हमारी भाषा जब मैसेज आता है तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, एसेसिबल होता है, पढ़ा जा सकता है, उसको आनंद ज्यादा है। चुटकुला आपकी भाषा में सुनेंगे तभी उसका आनंद ले पाएंगे। अगर आप अंग्रेजी में चुटकुला सुनाएंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसका भाव भी ना समझ में आए। तो ये कुल मिलाकर के मानसिकता वाली बात है कि हमें थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा कि हमारी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं। उन भाषाओं में हम बात भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, जी भी सकते हैं। काफी लोगों का माइंडसेट ये भी है कि इंग्लिश क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है हम्म, तो वो ज्यादा इजी है कन्वे करने में और लोगों को समझ भी आती है। हिंदी जैसे आपने बहुत जगह बताया रीजनल बैरियर्स हैं, जी बहुत जगह लोगों को नहीं पढ़ाई जाती तो नहीं भी आती। जी जी। अच्छा एक और वर्ड है सर, हम्म, ये हालांकि कोई डिक्शनरी का वर्ड नहीं है लेकिन अब शायद हो गया हो, आपको ज्यादा पता होगा, इंग्लिश। हाँ। ये कितना यूजफुल है आज के सिनेरियो में? इंग्लिश को ना कई तरीके से आजकल लोग डिफाइन करने लग गए हैं। जी एक इंग्लिश है कि एक वाक्य बोल रहे हैं, उसके वाक्य के अंदर अंग्रेजी और हिंदी के कुछ शब्द हिंदी के कुछ अंग्रेजी के आ गए हैं। हम्म आजकल इंग्लिश एक और कंटेंट के तौर पर भी देखा जाता है। जैसे व्हाट्सएप पर मान लीजिए अभी हमारा यहाँ पर स्टाफ बैठा है, या श्रोतागण भी अगर कहें कि चार आदमी सुन के कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, या एक वर्कशॉप चल रही है, कहीं पे ट्रेनिंग में गए हैं, दो व्यक्ति नहीं है और वहां से जो उनका समन्वय करता है वो कहता है कि उनको बुला लीजिए, तो व्हाट्सएप जब मैसेज डालते हैं तो भले हम किसी भी भाषा के जानकार हों, हम व्हाट्सएप को रोमन में लिखना शुरू करें, यानी अंग्रेजी में लिखना शुरू करेंगे, भले ही अपनी भाषा लिख रहे हो। हम्म हम लिखेंगे जल्दी आ जाओ, तो जल्दी आ जाओ जैल दी नहीं लिखा जाएगा, JALDI लिखा जाएगा। तो इंग्लिश का प्रयोग कहीं ना कहीं दो तीन कारणों से होता है। एक कि जल्दी में, क्योंकि अंग्रेजी के 26 ही अल्फाबेट है, आपके सामने ज्यादा आसानी से बटन दबाए जाते हैं, उंगलियों को आदत भी हो गई है अंग्रेजी में के बटन दबाने की। हिंदी के कीबोर्ड की जानकारी लोगों को नहीं है, या वॉइस टाइपिंग की के बटन दबाएंगे और आप जो बोल रहे हो अपने आप उसमें टाइप भी होकर आ जाएगा, मात्राओं उसकी का सही जानकारी इस्तेमाल। नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं हिचक होती है कि जब हम हिंदी में अपनी भाषा में लिखे गलती ना हो जाए स्पेलिंग की, पर स्पेलिंग मिस्टेक तो अंग्रेजी में भी वही मैं होती बोलने है, वाला था। हाँ वो तो अंग्रेजी में भी होती है। लेकिन अंग्रेजी में गलती होती है तो मान लिया जाता है कुछ नया शब्द सीखेंगे, लेकिन हाँ अपनी ठीक, भाषा में गलती होती है तो हम मानते हैं कि कोई मजाक ना उड़ा दे, कोई मजाक और नहीं। इसमें मजाक उड़ाने वालों की भी गलती है कि मजाक उड़ाने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरल है इंग्लिश का प्रयोग। ये नहीं कहता कि गलत है, आजकल तो इंग्लिश से आगे बढ़ के स्लैंग लैंग्वेजेस आ गई हैं। स्लैंग बेंच जी की लैंग्वेज, भाषा सुनेंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश को भी पीछे छोड़ देंगे। तो मैंने जैसी कहीं है सुना आवश्यक। था, यहाँ पे एक जगह है, मैं बाद में बताऊंगा पहले। जी। तो जेनजीज का ही एक स्लैंग था कि या ब्रो हाँ आज चलते हैं के नेक्स के सी बैट्स खाने। हाँ। उसका मतलब था कि के नेक्स मतलब कमला नगर हाँ और सी बैट्स मतलब छोले भटूरे। जी जी। अब देखिए, अब यहाँ पर इंग्लिश भी क्या करेगी, इंग्लिश को भी शर्म आने लग जाएगी कि इंग्लिश मैं को भी बहुत शर्म पिछड़ी, आएगी यहाँ पे हाँ कि पिछड़ी पिछड़ी हुई भाषा मान ली जाएगी इंग्लिश में। तो समय के साथ बदलाव आते हैं और बदलाव को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उसको एंजॉय करना भी चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। पर कुल मिलाकर ये कि अपनी भाषा के साथ आपको कभी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, उसको बोलते कभी हिचकना नहीं चाहिए। हिचकना नहीं चाहिए। आप देखेंगे यहाँ जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं, जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो इंग्लिश या हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वो फ्रेंच है तो फ्रेंच में बात करें, उनको कोई हिचक नहीं है। जर्मन है तो जर्मनी में बात कर रहा होता है। तो जो जिस देश का है जहां पर है, लेकिन हमें हिचक जरूर आ जाती है हम्म कि जैसे किसी आप हिंदी भाषी राज्य में जाएंगे तो आप ये मानकर चलते हैं कि उनको शायद हिंदी नहीं आती होगी, हम्म लेकिन आपको अनेक ऐसे तजुर्बे मिल जाएंगे कि जब आप प्रश्न, कोई जानकारी आप अंग्रेजी बोल के दे रहे हो, सामने से आपको हिंदी में जवाब मिलता है, हम्म तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, इतनी भी जरूरत अंग्रेजी की नहीं है। तो पिछले साल का अनुभव है मेरा, एक जगह पर कोई हमारे साथी थे, उनको राशन कार्ड के डिपो जाना था। अच्छा जी। तो ये मानकर चल रहे थे, तो उन्होंने आगे कोई व्यक्ति थे अपना जो ट्रेडिशनल अटायर में थे, तो उनको लगा कि इनको शायद हिंदी नहीं आती, उन्होंने अंग्रेजी में उनसे पूछा कि डिपो कहाँ है।
और सामने से जवाब उसने जब हिंदी में दिया, आपको राशन का डिपो जाना है, तो बाद में वो कहते हैं यार मैं तो सोचा ही नहीं कि हिंदी आती होगी। तो ये आपको रियलाइजेशन जब आप घूमते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है अपनी भाषाओं में बात करना या काम करना, बड़ी सरलता से हो जाता है। तो सर अगले 10 सालों में आप ऑफिशियल सिस्टम में हिंदी लैंग्वेज को कहाँ देख रहे हैं, मैं क्या क्या अनुभव कैसा बहुत आपका? अच्छी स्थिति में देख रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगले कुछ सालों में जो प्रयास है आज के दिन सरकार के तकनीक को जोड़ने के, डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा अंतर पैदा किया है। हम्म। मैंने ऐसे भी सरकारी कार्यालयों में, क्योंकि मेरा काम टीटीआई जैसे मैंने बोला ट्रेनिंग ट्रांसलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का है, तो एक काम मेरा ये भी है कि मैं सामने वाले की कठिनाई को आइडेंटिफाई करूं, उस परेशानी को पहचानूं कि किस वजह से वो हिंदी में काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी ई ऑफिस पे शिफ्ट हो गई सरकार, ईमेल को पूरी तरह से सरकार ने कस्टमाइज और मल्टीलिंगुअल बना दिया है। ई ऑफिस जो हमारा आजकल, पहले हमारा मैनुअल फाइलों पे काम होता था, ई ऑफिस आजकल इलेक्ट्रॉनिक फाइलों पे काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल में क्विक नोटिंग से लेकर के ट्रांसलेशन, डिक्टेशन टूल, सब कुछ इसके अंदर एम्बेडेड आ गया है। हम्म। एम्बेडेड आने से फायदा ये हो रहा है कि जिसको हिंदी नहीं आती है, मान लीजिए एक अधिकारी हैं, उनको हिंदी कम आती है, हिंदी नहीं आती है, तो उसी के अंदर उनके जो रूटीन में प्रयोग होने वाले 8, 10, 15, 20 नोट्स हैं, उनको बाइलिंगुअल में सेव कर सकता है और सिंपल एक क्लिक से उनको बार बार रीयूज कर सकता है। तो टाइपिंग नहीं करनी पड़ रही है, पहचानना नहीं पड़ रहा है, बाइलिंगुअल होने से उनको पता है कि वो हिंदी में भी क्या लिख रहे हैं। इसी तरह से वहां पर ट्रांसलेशन का टूल दे दिया गया है। तो मैंने ऐसे भी अधिकारियों को या कर्मचारियों को देखा है जिनको हिंदी का शब्द एक भी नहीं आ रहा है, लेकिन नोटिंग वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर रहे हैं। हो सकता है हिंदी में अनुवाद ने गलतियां कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपना नियमों का पालन पूरा कर रहे हैं। और उसको करने से एक लाभ और हो रहा है कि धीरे धीरे करके वो उसका प्रयोग के साथ साथ हिंदी को सीख भी रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे खासतौर से जो नई पीढ़ी आगे टेक ओवर करने जा रही है, जो सीखने में ज्यादा तेज भी हैं, वो तकनीक के साथ ज्यादा एडेप्टेड भी जल्दी हो जाते हैं, इनके साथ बहुत जल्दी सामंजस्य बना लेते हैं। हम्म। तो उस वाले समय के अंदर तकनीक का प्रयोग करके हिंदी में काम करना या राजभाषा में काम करना, और राज्य स्तर पर अगर बात करें, राज्यों के राजभाषाओं में काम करना भी उतना ही सरल सहज हो जाएगा जितना कि आज के दिन हम मान के चलते हैं कि अंग्रेजी में काम करना सहज है। तो स्वाभाविक तौर पर हमारा कामकाज आने वाले समय में हमारी राजभाषा में या राजभाषाओं में होना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो गया, फ्यूचर अच्छा है मतलब। बहुत अच्छा है, मैं निश्चित तौर इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर के। खुश भी लग रहे हैं आप काफी इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर। क्योंकि आपका फोर्टे ये है जी। तो सर चलते चलते आप अपने दर्शकों को या हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे लैंग्वेज को लेके, किसी भी लैंग्वेज को लेके? जी बिल्कुल। मेरा सिर्फ मैं अपना अनुभव ही साझा कर रहा हूँ, संदेश जी। देने की कैपेसिटी में तो शायद नहीं हूँ, पर इतना संदेश जरूर है कि हमारी अपनी मातृभाषा, चाहे वो कोई भी हो, हम किसी भी भाषा में बात करते हैं, किसी की मातृभाषा अंग्रेजी है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया से कोई भी भाषा हो, अपने बच्चों को अपनी भाषा जरूर सिखाइए। क्योंकि भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक भी होती है। बिल्कुल। भाषा विवाद का नहीं, संवाद का एक विषय होता है। बिल्कुल। तो भाषा को विवाद की तरह लेना तो कभी भी नहीं चाहिए। हर भाषा की अपनी खूबसूरती है, महत्व है, जहां जरूरत है उसको उस भाषा का प्रयोग कीजिए, लेकिन अपनी मातृभाषा अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। जब हम वड़क्कम बोलते हैं तो उसके साथ में एक संस्कार भी साथ में दे रहे होते हैं। जब हम नमस्कार बोलते हैं, जब हरियाणा में राम राम के साथ जब अभिवादन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी उस संस्कृति को भी परिलक्षित कर रहे होते हैं। जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं तो उसमें वो भाव आता है जो किसी को केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहने से नहीं आता है। तो अगर हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, भाषा से जोड़कर रखना चाहते हैं, अपने संस्कारों से जोड़कर रखना चाह रहे हैं, तो हमें हमेशा अपने बच्चों को मातृभाषा जरूर सिखाइए। और उनके बीच में ये भाव नहीं आना चाहिए कि अपनी मातृभाषा में बात करने से कोई उनकी ज्ञान की कोई अवहेलना हो रही है या उनको कम ज्ञान है। वो बेहिचक बिल्कुल गर्व से अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण अंत में देता हूँ, जैसे प्रसाद की हम बात करें, तो प्रसाद को अगर आप किसी भी और भाषा में कहोगे, तो जो भारतीय भाषा में आप प्रसाद का एक कंसेप्ट होता है कि आपने भगवान को कुछ चढ़ाया है और उसको भगवान के चढ़ाने के बाद वो जो भगवान का आशीर्वाद के रूप में आपको मिलता है वो प्रसाद होता है। लेकिन अगर इसको खाली एक ऑफरिंग कह देंगे तो उसमें आपको प्रसाद वाला भाव कभी नहीं आ सकता है। तो ये भाव केवल हर भाषा के अंदर एक खूबसूरती होती है। तो अपने बच्चों को, जैसे आपने स्कूली शिक्षा की बात की थी, तो स्कूल की शिक्षा से भी पहले हमारा घर की शिक्षा की शुरुआत में कहूंगा, तो अपनी भाषा जो भी है, हमारी भाषा हिंदी है तो विशेष तौर पर हिंदी तो है ही, लेकिन जो भी हमारी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल निसंकोच कीजिए, गर्व से कीजिए, सिखाइए भी, और जहां आवश्यकता है बोलिए भी। बहुत बढ़िया संदेश सर। मातृभाषा का सम्मान अपने खुद से ही हो सकता है और अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में दो पंक्तियां बोली थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता की, कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कसूल। उसका मतलब ये था कि अपनी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर अपनी मातृभाषा की उन्नति होती है तो वही सारी उन्नतियों का मूल है, और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना सारी पीड़ाएं, सारे दर्द हम किसी और को नहीं बता सकते हैं। तो सर, आज का ये जो एपिसोड है मेरे ख्याल से बहुत इंटरेक्टिव रहा, बहुत धन्यवाद। इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा, और आपने अपने ज्ञान की और अपने कार्य से लेकर जितनी भी आपके अनुभवों से लेकर बहुत सारी चीज़ें हमको बताई। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें जानने को आज मिली होंगी पहली बार, जी। और अपनी भाषा को लेकर भी उनको बड़ा थोड़ा गौरवान्वित फील करने का आपने मौका दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि हम अपनी मातृभाषा को हमेशा गर्व से बोलें, उसे सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रयोग करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ उसी का प्रयोग करें, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे हम दूसरी विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो भी हमारे लिए आज के सिनेरियो में, आज के इस जीवन काल में बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, और मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस एपिसोड को, अगर आपको आपको अच्छा लगा हो ये एपिसोड, तो इसको लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा आगे आने वाले नए नए एपिसोड्स के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।